प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 3 धातु एवं अधातु। इसमें सबसे पहले धातुओं के उदाहरण। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, सोना, चांदी आदि धातुओं के उदाहरण हैं। धातुओं के भौतिक गुण। शुद्ध रूप से धातु की सतह चमकदार होती है, इसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धकता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। इनकी तुलना में लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुछ चालक हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों ये चित्र दिखाया गया हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर कि धातु जो है ऊष्मा के सुचालक हैं। यहाँ पर इसमें स्टैंड है, ये एक लैंप है, उसके साथ में धातु की तार जो लगी होती है। यहाँ पर एक पिन की सहायता से मोम लगा दिया जाता है और यहाँ बर्नर की सहायता से धातु की तार को गर्म करते हैं। धातु की तार धीरे धीरे गर्म हो जाती है और यहाँ से मोम जब पिघलना शुरू हो जाता है, इससे सिद्ध होता है कि लोहा जो है या धातु की जो तार है वो क्या है, सुचालक है। इससे आगे है धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसी कारण विद्युत की तारें एल्यूमिनियम तथा कॉपर धातुओं की बनी होती हैं। इसमें ये सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ये एक्टिविटी दिखाई गई है कि ये बैटरी है, इसके साथ में बल्ब जुड़ा हुआ है तारों के साथ में। ये स्विच है यहाँ पर और यहाँ पर 2 क्लिप लगे हुए हैं, इनके बीच में धातु की तार रख दी जाती है। प्यारे बच्चों, जब धातु की तार रख दी जाती है और स्विच ऑन कर दिया जाता है तो बल्ब जगने लग जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक हैं। आगे है धातुएं ठोस सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं, इसे ध्वनिक या सौंदर्य कहते हैं। खाना पकाने के बर्तन धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं, उसमें कारण क्या है प्यारे बच्चों, धातु में ऊष्मा के सुचालक है। धातुएं क्या है, ऊष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। अधातुओं के उदाहरण कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ब्रोमीन आदि। इससे आगे प्यारे बच्चों, अपवाद। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। हथेली पर रखने से ये दोनों धातुएं पिघलने लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें धातुएं आना चाहिए। अपवाद। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम है। हथेली पर रखने से ये दोनों धातुएं पिघलने लगती हैं। आयोडीन अधातु होते भी चमकीला होता है। कार्बन। प्यारे बच्चों, कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक हीरा और दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। यह विद्युत का चालक होता है। इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है और ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। क्षारीय धातु कौन सी है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनके घनत्व तथा गलनांक जो है कम होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। तो इसमें धातु जो है ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड। जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर के काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो कॉपर जो है वायु की उपस्थिति में क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। प्यारे बच्चों, 2Cu + O बराबर है 2CuO। इसी प्रकार
एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाता है। 4Al + 3O2 बराबर आ गया 2Al2O3 बनता है। क्या बनता है? 2Al2O3 बनता है। आगे इसमें प्यारे बच्चों धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो है क्षारकीय होती है। कैसी होती है? क्षारकीय होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लता क्षारक दोनों में अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल जो है Al2O3 जो है ऑक्साइड, एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसको, 6HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो 2AlCl3 बनता है प्लस 3H2O। Al2O3 प्लस 2NaOH बराबर आ गया 2NaAlO2 प्लस में H2O। सोडियम एल्यूमिनेट, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड एवं पोटासियम ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। तो Na2O सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बनता है? 2NaOH। K2O प्लस H2O क्या बनता है? 2KOH। इसमें S जो है सॉलिड के लिए है, L लिक्विड के लिए है, A जो है एक्वियस के लिए। पोटासियम सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेज़ी से विक्रिया करती हैं कि इनको खुले रखने पर आग पकड़ लेती हैं, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुओं सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की पतली परत को पुनः ऑक्सीकरण में सुरक्षित रखती है। और प्यारे बच्चों आगे है इसमें सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। ये सिल्वर, गोल्ड प्यारे बच्चों गोल्ड है, ये क्या निष्क्रिय धातुएं हैं। धातुओं के साथ जल की अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। धातु ऑक्साइड जल में घुल करके धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करते हैं। तो इसमें धातु प्लस जल बराबर धातु ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। और धातु ऑक्साइड जल के साथ में क्या बनता है? धातु हाइड्रोक्साइड। पोटासियम एवं सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ में तेजी से विक्रिया करती हैं। 2K प्लस 2H2O क्या बनता है? 2KOH प्लस में H2O प्लस में उसमें उत्पन्न होती है। 2Na प्लस 2H2O 2NaOH प्लस में H2 प्लस में उसमें। कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया थोड़ी धीमा होती है। Ca प्लस 2H2O क्या बनता है? CaOH ट्वाइस प्लस में H2। CaOH ट्वाइस प्लस में H2। प्यारे बच्चों इधर लिख दिया दोबारा से। मैग्नीशियम शीतल जल की साथ अभिक्रिया नहीं करता परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एल्यूमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं शीतल जल व गर्म जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। ये केवल भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम जो है जल के साथ में अभिक्रिया करता है, भाप के साथ में क्या बनता है? Al2O3 प्लस में हाइड्रोजन। आयरन लोहा भी जो है भाप के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बनता है? 3Fe प्लस में 4H2O। 3Fe प्लस में 4H2O क्या बनता है? Fe3O4। ये सॉलिड अवस्था के अंदर है यहाँ पर, प्लस में 4H2। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु प्लस में तनु अम्ल क्या बनता है? लवण प्लस में हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों इसमें है धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, जैसे कि हमने बताया था अभी। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस जो है प्रदान करती हैं। धातु जमा में आ गया प्लस आ गया तनु अम्ल बराबर है लवण जमा में हाइड्रोजन। Zn प्लस H2SO4 क्या बनता है? ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन।
2Na प्लस 2HCl 2NaCl प्लस में हाइड्रोजन के। तो Fe2HCl के साथ अभिक्रिया करता है FeCl2 प्लस में हाइड्रोजन के। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड N2O NO2 में अपचयित हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम Mn मैग्नीज अति तनु HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस जो है उत्सर्जित करता है। अकवरजिया क्या है प्यारे बच्चों? 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का ताज़ा मिश्रण होता है इसमें, और जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गला सकता है। तो इसमें जो गोल्ड है और प्लेटिनम है प्यारे बच्चों, इस पर अकेला अम्ल चाहे वो HCl है या सांद्र HNO3 है, इसके साथ में अभिक्रिया नहीं करता। गोल्ड को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अकवरजिया का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे है सक्रियता श्रेणी। यह वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें ये सक्रियता श्रेणी दी गई है, जैसे के पोटासियम है, Na सोडियम, कैल्शियम Ca, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों इसमें H जो है इसका स्थान ये पहले ग्रुप में लिया गया है, तो इसलिए इसको यहाँ पर लिखा गया है, परंतु H जो धातु नहीं है। Cu कॉपर तांबा, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। तो इसमें सबसे पहले ऊपर सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फिर मध्य में घटती क्रियाशील धातु है, और लास्ट में जाकर के सबसे कम क्रियाशील धातु दिखाई गई है। इससे आगे प्यारे बच्चों इसमें ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण है। सोडियम क्लोराइड जो है एक आयनिक यौगिक है, और इसका निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले जैसे सोडियम है, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281 है। तो इसमें एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इस पास में एक इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है, और यह एक इलेक्ट्रॉन को खो करके सोडियम पॉजिटिव आयन बनाता है। अब जो क्लोरीन है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, और इसको जो है स्टेबल विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ये क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समीकरण दिखाई गई है, Na पॉजिटिव आयन है इसमें, और क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन है, तो दोनों मिलकर के NaCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं? NaCl। और ये आणविक इसमें आयनिक अवस्था में ही पाए जाते हैं। इससे बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण। मैग्नीशियम जो है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 282 है, तो बाह्य कक्ष के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यह 2 इलेक्ट्रॉनों को खो करके मैग्नीशियम Mg पॉजिटिव आयन बनाता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन खोए हैं, तो इसलिए +2 का निशान आता है यहाँ पर, तो मैग्नीशियम धन आयन कहते हैं इसको। क्लोरीन इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन नेगेटिव आयन बनाता है। तो अब दोनों मिल करके एक मैग्नीशियम आया है, इसके पास में 2 पॉजिटिव है, और इसके पास में एक इलेक्ट्रिक है, नेगेटिव है, दोनों है। तो ये 2 क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करता है, और ये जो है एक आयनिक यौगिक बनता है MgCl2। मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, ये 2 Cl के साथ में जो अभिक्रिया करता है, और क्या बनता है? मैग्नीशियम और Cl2 यहाँ पर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों MgCl2। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। भौतिक प्रकृति। धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इसके बाद में गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं, क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है यहाँ पर है, एक बार हम इसको हाईलाइट कर देते हैं।
घुलनशीलता। विद्युत संयोजित यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता। जलीय विलयन में आयनिक यौगिक आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। धातुओं के मुख्य स्रोत। धातुओं का मुख्य स्रोत प्यारे बच्चों क्या है? भूपर्पटी है। समुद्र में पाए जाने वाले लवण कौन से? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि। खनिज। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगों को खनिज कहते हैं। ऐसा कई खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है या आसान होता है। ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। धातुओं का निष्कर्षण। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुओं में गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर सक्रियता श्रेणी से नीचे आते हैं तथा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर तथा सिल्वर अपने सल्फाइड या अयस्क के ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपरी धातुएं कौन सी हैं प्यारे बच्चों? पोटासियम के, सोडियम Na, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। इससे आगे है सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं। तो इसमें है प्यारे बच्चों, जो सक्रियता श्रेणी है इसके मध्य में धातुएं कौन सी पाई जाती हैं? Zn, जिंक, Fe, लोहा, Pb, लेड आदि। अभिक्रियाशीलता श्रेणी मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। तो इसमें क्या कहता है भी दोबारा से? सक्रियता श्रेणी के मध्य में धातुएं कौन है? Zn, जिंक, Fe, आयरन या लोहा, Pb, लेड। अभिक्रियाशीलता इसमें मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, फिर अगला है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, फिर है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अयस्कों का समृद्धिकरण। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क से अशुद्धियों को हटाने को अयस्क का समृद्धिकरण कहते हैं। गैंग। पृथ्वी से निकाले गए खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। तो इसमें प्यारे बच्चों शब्द है आने वाली। इन्हें धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सिनाबार। मरकरी का अयस्क वायु में गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में ये परिवर्तित होते हैं HgO, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। तो इसमें है 2Hgs प्लस में ऑक्सीजन क्या बनता है? 2HgO प्लस में 2SO2। 2HgO दोबारा फिर इसको गर्म करते हैं तो 2Hg प्लस में O2 में प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हमने पहले बताया था, S से सॉलिड बनता है, ठोस अवस्था है, G से गैसियस और L से लिक्विड बनता है। इसी प्रकार Cu2S में से तांबे को केवल गर्म वायु में गर्म करके अलग किया जा सकता है। तो इसमें 2Cu2S प्लस ऑक्सीजन 3O2 क्या बनता है? 2CuO 2Cu2O प्लस में 2SO2 बनता है। तो इसमें ये गैसीय अवस्था के अंदर है। आगे है 2Cu2O और Cu2S के साथ अभिक्रिया करके कॉपर बनता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है बनती है। इसके बाद में है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। आयरन, जिंक, लेड आदि प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसकी ऑक्साइड से जो है अलग करना आसान होता है। वर्धन। सल्फाइड सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को वर्धन कहते हैं। निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में
अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें रासायनिक समीकरण है 2ZnS प्लस में ऑक्सीजन बराबर 2ZnO प्लस में 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्राप्त होती है। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके बाद जिंक ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। तो ZnO प्लस में C बराबर Zn प्लस में CO क्या बनता है? Zn प्लस में CO। अत्यधिक अविक्रियशील धातुओं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम चूर्ण के रूप के साथ में गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। 3MnO2 प्लस 4Al बराबर 3Mn लिक्विड प्लस में 2Al2O3 प्लस में उष्मा में प्राप्त होती है। थर्मिट अभिक्रिया, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनरी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें रासायनिक समीकरण है Fe2O3 प्लस में 2Al बराबर 2Fe प्लस में Al2O3 प्लस में उष्मा उत्पन्न होती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, अधिक क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। कैथोड ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड पर धातु में निक्षेपित हो जाती है तथा एनोड धन आवेशित इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन मुक्त हो जाती है। तो इसमें प्यारे बच्चों दिखाया गया है कि जैसे सोडियम है, Na है, कैथोड पर जो है एकत्रित हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन नेगेटिव आयन है Cl2 प्लस में क्लोरीन। धातुओं का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती हैं तथा विलय अशुद्धियाँ एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। इसको एनोड पंख कहते हैं। तो इसमें आगे प्यारे बच्चों धातुओं का संक्षारण, धातुओं के संक्षारण के बारे में आप प्यारे बच्चों देखते हैं दैनिक जीवन के अंदर, जैसे लोहा लोहे पर जंग लग जाता है। इसमें कहता है कि खुली वायु में सिल्वर कुछ दिन पर काली पड़ जाती है। यह वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड की परत बनने के कारण होता है। कॉपर वायु में उपस्थित अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके इसे एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। जंग, लंबे समय तक आर्द्र वायु में पड़ा रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए वायु तथा नमी दोनों का होना अति आवश्यक है। जंग से सुरक्षा, लोहे को जंग से बचाना पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण या मिश्र धातु लोहे को जंग से बचा सकता है। यशद लेपन, जंग से सुरक्षित रखने के लिए लोहे एवं इस्पात पर जस्त या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। इस विधि को यशद लेपन कहते हैं। इसमें पहले बच्चों जस्ता और जिंक एक ही बात है। लोहा शुद्ध अवस्था में कैसा होता है? नरम होता है और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ा कार्बन जो है 0.05% मिला दिया जाता है, इससे यह कठोर हो जाता है। स्टेनलेस स्टील, लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने से क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील। पर हमें स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है और इसे जंग नहीं लगता। प्यारे बच्चों, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें जंग नहीं लगता और यह क्या होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर। मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। शुद्ध सोना, प्यारे बच्चों जैसा कि हम देखते हैं बाजार के अंदर सोना जो आभूषण के रूप में मिलता है, तो सबसे पहले हम शुद्ध सोने के बारे में बात करते हैं।
शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। यह काफ़ी नरम होता है तथा आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकतर आभूषण जो है कितने के 22 कैरेट के सोने के बनाए जाते हैं। 22 कैरेट सोने का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग चांदी और 2 भाग तांबा या चांदी। प्यारे बच्चों जैसे 22 भाग शुद्ध सोना होगा इसमें और चांदी या तांबा कितना होगा? 2 भाग होगा। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और यदि आपको यह वीडियो लंबी लगे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके भी देख सकते हैं।